हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे साइंस की एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 6 तक ऑलरेडी चैप्टर डिस्कस कर दिए हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। पौधों को जानिए, आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए या फिर निरीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय। कुछ पौधे कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और कुछ पौधे कैसे होते हैं, हमारे बड़े टाइप के होते हैं। जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं जबकि कुछ पत्तियां लालिमा युक्त। लालिमा युक्त क्या होता है, जिसमें रेड और येलो कलर की हमारी पत्तियां होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ नीले, तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। जी बिल्कुल नामांकित कर सकते हैं। ये क्या है हमारी, ये जड़ है, और ये क्या है हमारी, ये मिट्टी में। जड़ कहाँ होती है, हमारी मिट्टी में होती है। ये क्या है, तना, और ये हमारी जो तने से ये क्या निकल रही है, हमारी शाखाएं। ये क्या है, हमारी पत्तियां, और ये हमारे क्या होते हैं, ये फूल होते हैं, और हमारे फल भी यहीं से निकलते हैं। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। जैसे अध्यापक क्या कर सकते हैं, बाग बगीचे में बच्चों को ले जा सकते हैं, वहाँ पे पौधों को दोस्ती करने के लिए बच्चों से कह सकते हैं। जब बच्चे पौधों का निरीक्षण करेंगे, रोज अवलोकन करेंगे, तो बच्चों को पौधों की विभिन्नताओं के बारे में, पौधों के वर्गीकरण के बारे में बच्चों को पता चलेगा। क्योंकि पौधे कुछ छोटे होते, कुछ बड़े होते, कुछ छूने पर मुरझा जाते, कुछ की पत्तियाँ कैसी होती है, तो बच्चों को पौधों का वर्गीकरण अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। चलिए 7.1 को डिस्कस करते हैं, शाख, झाड़ी एवं वृक्ष के बारे में। क्रियाकलाप 1, उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं। जो आपसे कम लंबे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शाख कहते हैं। जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है उसे हम क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं, बहुत अधिक लंबे, उसे हम क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा ये जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। ये आपको टेबल दी है, टेबल के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम आगे के पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस टेबल को डिस्कस करेंगे। हमें ये जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शाखाएं कहाँ से, शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शाखाएं कहते हैं। अब हम प्रशिक्षित सभी पौधों की सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 एवं 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। चलिए 7.1 को डिस्कस करते हैं। ये पौधों के संवर्ग के बारे में बताया गया, यानी कि पौधों का वर्गीकरण के बारे में। हमें पौधों का वर्गीकरण करना है। पहले ही में कॉलम में बताए हुए पौधों के नाम बताए गए। उसके बाद कॉलम 1 में ऊंचाइयों के बारे में बताया गया। कॉलम 2 में तने के बारे में बताया गया, हरा तना है, कोमल है, मोटा तना है या फिर कठोर तना है। उसके बाद कॉलम 3 में बताया गया शाखाएं कहाँ से निकलती हैं।
तने के आधार से निकलती है या फिर तने के ऊपर से निकलती हैं। कॉलम 4 में बता रखा है पौधों का सर्वक, यानी कि हमें क्या करना है, कॉलम 4 में पौधों को बांटना है कि पौधा शाख, ये पौधा शाख में आता है, वृक्ष में आता है या झाड़ी में आता है। सबसे पहले बता रखा है टमाटर। टमाटर कहाँ से आता है, हमारा शाख। ये कैसा होता है, छोटा होता है और तना इसका हरा होता है और तना कोमल होता है। सेकंड है आम। आम क्या होता है, ये वृक्ष से आता है। आम हमें कहाँ से मिलता है, वृक्ष से मिलता है। और आम जो होता है उसकी ऊंचाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है आम। और इसका तना कैसा होता है, मोटा होता है और कठोर तना होता है। और इसकी जो शाखाएं निकलती है कहाँ से निकलती है, तने के ऊपर से आम की शाखाएं निकलती हैं। अगले पौधे का नाम है नींबू। नींबू किस में आता है, झाड़ी में। इसे झाड़ी में वर्गीकृत करेंगे। और इसकी ऊंचाई क्या होती है, थोड़ा सा लंबा होता है हमसे ये। और तना कैसा होता है, तना कठोर होता है। और शाखाएं कहाँ से निकलती है, तने के आधार से नींबू की शाखाएं निकलती हैं। सुझाव, पौधों को कम से कम क्षति यानी कि हानि पहुँचे, इसलिए आप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे अपने आप ही उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? जी हाँ, बिल्कुल देखा है। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 समवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। इन्हें चित्र 7.3 में दर्शाया गया है। जैसे हमने अभी वर्गीकृत करा है ना कि शाख में कौन से आते हैं, वृक्ष में कौन से आते हैं और हमारे झाड़ी में कौन से पौधे आते हैं। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखना। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कोई शाखाएं नहीं होती। शाख में कोई शाखाएं नहीं होती। ये आपको किसका दिख रहा है, ये क्या है, शाख है। ये कैसा होता है, हरा होता है। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, झाड़ी किसे कहते हैं? कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु मोटा नहीं होता, इन्हें हम झाड़ी कहते हैं। झाड़ी का वृक्ष क्या है, ये हमारा झाड़ी है, इसे क्या कहेंगे, झाड़ी कहेंगे। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं घेरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलते, इन्हें वृक्ष कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। ये क्या है, वृक्ष है, ये हमसे ऊंचे होते हैं, इन्हें हम वृक्ष कहेंगे। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं? पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? चलिए डिस्कस करते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना कि कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर, जमीन पर फैल जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, विसर्पी लता कहते हैं। विसर्पी लता यानी कि सांप की तरह लेट जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, विसर्पी लता कहते हैं। ये जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या सीधा खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये पूरा लेट गया है। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
ये पौधे क्या होते हैं, सारी की सहायता से चढ़ जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आरोही लता कहते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया, हमने साग झाड़ी और पेड़ों के बारे में भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने विसर्पी लता के बारे में डिस्कस किया। कमजोर तने वाले पौधे होते हैं, वो सीधे खड़े नहीं होते और इसलिए वो क्या कहते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं, इसे विसर्पी लता कहते हैं। दूसरे हमने पढ़ा कि आरोही वाले, आरोही क्या होता है कि जो पौधे होते हैं एक दूसरे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, तो इसे आरोही लता कहते हैं। पहले साग के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया झाड़ी के बारे में, वृक्ष के बारे में, विसर्पी लता के बारे में और आरोही लता के बारे में। ये साग झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं या फिर अलग होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो पौधों के नाम लिखिए। चलिए तना के बारे में डिस्कस करते हैं। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं। चलिए क्रियाकलाप 2 को डिस्कस करते हैं। आवश्यक सामग्री, क्या क्या सामग्री लेनी है? 1 गिलास लेना है, उसके बाद जल लेना है, लाल स्याही लेनी है, शाकीय पौधा लेना है और एक ब्लेड लेना है। गिलास को 1/3 जल से भरें, जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। साग के तने को गिलास में रखें जैसा कि चित्र 7.6 में दर्शाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन करना है, हमें निरीक्षण करना है, देखना है कि क्या परिवर्तन आए, क्या चेंज आया। क्या इस साग के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। तना क्या करता है? जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं, जैसे ये दिखाया गया है। इसमें क्या हुआ था, हमने जो लाल स्याही डाली थी, इसमें जो तने के साथ क्या होता है, ऊपर की तरफ जो खनिज पदार्थ और जल था वो ऊपर पहुंच गया था। जिस तरह जो पत्तियां थी, पत्तियां में भी कैसा रंग आ गया था, लाल आ गया था। और हम इसे काटेंगे तो ये इस प्रकार के लाल रंग हमें दिखेगा। चलिए पत्ती के बारे में डिस्कस करते हैं। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? ये तने से किस प्रकार जुड़ी है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखना। पत्ती का वे भाग जिसके द्वारा वे तने से जुड़ी होती है उसे पर्णन ग्रंथ कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? हम फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णन ग्रंथ होता है? ये क्या है हमारा, ये जो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये हमारा पटल है। ये क्या है हमारा, ग्रीन कलर का, ये हमारा तना है। और ये जो है ये हमारा जुड़ा हुआ, ये क्या, पर्णन ग्रंथ है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी पत्ती है। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप ले। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो ये क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। चलिए क्रियाकलाप 3 को डिस्कस करते हैं। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके से एक स्थान पर दबाकर पकड़कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देता है? क्या ये छाप पत्ती की तरह? जी हाँ, पत्ती की तरह है। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को हम सिरा कहते हैं।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप लोग इसे याद रखना। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इसे मध्य सिरा कहते हैं। ये क्या है हमारी? ये बीच में क्या है? ये मोटी सिरा, इसे क्या कहते हैं? हम मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि ये डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो ये सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। क्या है? पत्तियों के दोनों तरफ डिजाइन है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम सिरा विन्यास कहते हैं, दोनों तरफ डिजाइन को। और अगर ये सिरा विन्यास जो है दोनों तरफ, ये जो दोनों तरफ आपको डिजाइन दिख रहे हैं, इन्हें क्या कहेंगे हम? इन्हें हम कहेंगे जलिका रूपी। ये दोनों तरफ डिजाइन, इधर भी डिजाइन हमें दिख रहा है और इधर भी डिजाइन है, तो ये जलिका रूपी है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में ये सिरा एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसा सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, घास की पत्तियों में ये सिराएं एक दूसरे के समांतर है और ऐसी सिरा विन्यास को हम क्या कहते हैं? समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब ये जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्रियाकलाप 4 को। आवश्यक सामग्री क्या लेना है हमें? साक यानी कि पौधा लेना है, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा लेना है हमें। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्र अनुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के अतिरिक्त पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि ये बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलो। चलो एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। हम पत्तियों द्वारा बनाए गए डिजाइन को हम क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। और ये सिरा विन्यास जब दोनों तरफ डिजाइन होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? जलिका रूपी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ही था। ये साक है हमारा, पौधा लिया हमने, उसके बाद पन्नी चढ़ा के धागे से बांध दिया। जल की ये बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली है। इस क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखना। क्या करा? ये पन्नी पे हमारी पानी की बूंदें आ गई। ये किसके कारण हो गया? वाष्प उत्सर्जन के कारण हुआ है। आप इस विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्प उत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण या फिर याद कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। क्या कहते हैं हम? इसे संघनन कहते हैं। हम संघनन में होता है जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। चलिए पत्तियों का अध्ययन करते हैं। पत्तियों के क्या क्या कार्य हैं। क्रियाकलाप 5। आवश्यक सामग्री पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परख नली, वर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन लेना है। परख नली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहे जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इस प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। क्या आप देखते हैं अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों
की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 2 में देखा कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। हमने पढ़ा था ना कि जब अध्याय 2 में कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में ये मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित या फिर इकट्ठा हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अतः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित करता है या फिर इकट्ठा करता है। अब तक हमें जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना आप। तना पत्ती को जल पहुंचाता है। तना क्या काम कर रहा है? तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग भोजन बनाने के लिए करती है। पत्ती जल का उपयोग क्यों करती है? पत्ती जल का उपयोग है वो भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? ये कार्य जड़ें करती है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? ये कार्य हमारा कौन करता है? जड़ें करती हैं। चलिए जड़ें के बारे में डिस्कस करते हैं। चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहली और भुजों में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों? पहली के द्वारा जो जल है वो जड़ों तक पहुंच रहा है और पत्तियों तक पहुंच रहा है, इसलिए ये जो पहली जो जल दे रही है वो हमारा ठीक रहेगा और भुजों जो जल दे रहा है वो हमारा गलत रहेगा। भुजों के द्वारा जो जल दिया जा रहा है वो सिर्फ पत्तियों को दिया जा रहा है, इसलिए ये हमारा गलत है क्योंकि जल इसमें जड़ों तक नहीं पहुंच रहा। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलाप के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। पत्ती में क्या हुआ? जैसे हरी पत्ती ली, उसके बाद बैंगनी रंग की पत्ती हो गई हमारा आयोडीन विलयन डालने से। ये हमारा क्रियाकलाप था क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्प्रिट को गर्म करना होता है। अतः अध्यापकों कक्षा में ये प्रयोग स्वयं करके दिखाना चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्वयं प्रयोग करना चाहिए, बच्चों से नहीं करवाना चाहिए। चलिए क्रियाकलाप 6 को डिस्कस करते हैं अब हम लोग। आवश्यक सामग्री हमें क्या क्या लेनी है? 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल लेना है। ये क्रियाकलाप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति या फिर हानि ना हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इसमें नियमित रूप से हमें क्या देना है? जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण करना है, निरीक्षण करना है। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया परंतु एक की जड़ें नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। देखिए जैसे ये क्या है? जड़ सहित खरपतवार। इसमें क्या है? हमारी जड़ उपस्थित है। जड़ है, ये हमारा क्या है? ये सही है। तो ये पौधा कैसा? हमारा स्वस्थ है। और इसमें जड़ नहीं है, ये पौधा हमारा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जो जड़ के द्वारा पौधे के तने को पानी नहीं मिलेगा। चलिए क्रियाकलाप 7 को डिस्कस करते हैं हम लोग। आवश्यक सामग्री क्या क्या लेनी है? मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल लेना है। 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3 से 4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए, यानी कि हमें क्या करना है? गीला रखना है जब तक कि बीज अंकुरित नवोद्भिद नहीं बन जाए। 1 सप्ताह के बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच आता है और क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाई यानी कि जकड़े
रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। क्या करती हैं? जड़ें होती है पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है। इसे हम क्या कहते हैं? स्थिरक कहते हैं। जैसे ये क्या है? चना है। चने में ये क्या निकल गया हमारा? ये चने हमारे अंकुरित हो गए और हम इसे रुई से हमारे लिए खींचना क्या होगा? कठिन होगा हमारे लिए। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 8 को डिस्कस करते हैं। चित्र 7.16 और एवं चित्र 7.16b को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण करना है, निरीक्षण करना है। और अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए। क्या ये चित्र 7.6a के समान दिखती है अथवा चित्र 7.16b की तरह? मक्का के पौधे की जड़ें कैसी है? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान करें। खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्के की जड़ें में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न या फिर अलग है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार है? आइए इसके बारे में हम पता लगाते हैं। ये क्या है हमारा? ये हमारा मक्का की है और ये हमारे क्या है? चना। तो इसमें क्या आ जाएगा? ये मक्के की जड़ें हैं और दूसरा हमारे चने की जड़ें हैं। चलिए क्रियाकलाप 9 को डिस्कस करते हैं। खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हो। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उसका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 7.16a की तरह हैं अथवा चित्र 7.16b की तरह हैं? जिन पौधों की जड़ें 7.17 की तरह हैं उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है। उन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखना। मूसला जड़ में क्या होता है? इसकी मुख्य जड़ होती है और छोटी छोटी जड़ों को हम क्या कहते हैं? पार्श्व जड़ कहते हैं। और इसमें क्या होता है? कोई मुख्य जड़ नहीं होती। इसे हम क्या कहते हैं? रेशेदार जड़ कहेंगे या फिर इसे हम झकड़ा जड़ कहेंगे। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनके जड़ के आधार पर दो समूहों में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों के समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है? समूह बी के पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का है? भुजों के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वे जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी तो उसे उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। वे पौधे की पत्तियों को देखकर उसका उत्तर दे सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्तियों के सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में सही रूप में भर सकते हैं? जी, भर सकते हैं। ये क्या है? टेबल 7.2 दे रखी है। जड़ के विभिन्न प्रकार एवं पत्तियों में सिरा विन्यास के प्रकार लिखने हैं। ये पौधों के नाम है, सिरा विन्यास का प्रकार है और जड़ के प्रकार है। इसमें क्या है? जिस पत्ते की जो सिरा विन्यास है वो जलिका रूपी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मूसला जड़ कहते हैं या फिर पार्श्व जड़ कहते हैं। और जिस पौधे की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है उसे हम जकड़ा या फिर हम रेशेदार जड़ कहते हैं। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। ये भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित होता है। तो हम बिल्कुल खाते हैं। हम क्या करते हैं? किसी को हम जड़ के रूप में खाते हैं, किसी को हम तने के रूप में खाते हैं, किसी को हम पत्तियों के रूप में, किसी को हम फल के रूप में खाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग
की तरह कार्य करता है। जी बिल्कुल करता है। ये क्या है, ये एक तना है और दो तरफा इसका मार्ग है, इधर भी है और इधर भी है। लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्पों की संरचना का अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं तने से ऊपर क्या जाता है। जो जल और खनिज, जल और खनिज हमारा कहाँ जाता है, ये हमारा ऊपर जाता है। और पत्तियों द्वारा जो मंड होता है वो कहाँ जाता है, वो नीचे की तरफ जाता है। चलिए पुष्प के बारे में डिस्कस करते हैं। गुलाब के पौधे के 3 आरेख दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों। चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था। क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं। क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं। क्या वे चटकीले हैं। आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। पे ना कोई पत्तियां हैं ना कोई शाखाएं हैं। और दूसरे में क्या है, पत्ती सही शाखा। इसमें क्या है, पत्तियां भी है और शाखाएं भी उपस्थित है। और तीसरे पे क्या बताया गया, पत्ती एवं पुष्प सही शाखाएं। इसमें हमारी पत्तियां भी उपस्थित है, शाखा भी उपस्थित है और पुष्प भी उपस्थित है, यानी कि फूल भी उपस्थित है। अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी ना लें, क्योंकि ये एक पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का एक गुच्छा होता है। जैसा कि आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, यानी कि जब हम अगली कक्षा में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे इसे डीपली। चलिए क्रियाकलाप प्लान को हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। हमें आवश्यक सामग्री क्या क्या लेनी है। एक पुष्प कलिका लेनी है तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, एक स्लाइड अथवा कागज लेना है। आवर्धक, लेंस तथा जल भी लेना है हमें। चित्र 7.20 का ध्यानपूर्वक उसके बाद अवलोकन करना है। ये क्या है हमारी, ये हमारी पंखुड़ियाँ होती है और ये हमारा जो ग्रीन कलर का है पत्तियाँ जैसा, ये इसे क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। और उसके बाद ये जब पत्तियाँ हमारी खिल जाती हैं कली से तो ये क्या हो जाती है, पत्तियाँ यानी कि पंखुड़ियाँ इस टाइप से हो जाती है और बाह्य दल हमारे ऐसा हो जाता है। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है, ये पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग हमारी पंखुड़ियाँ होता है। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग क्या है, हमारी पंखुड़ियाँ होता है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंग की होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं। आपके विचार में कलिका में ये पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी, कली का प्रमुख भाग कौन सा है। क्या आपने ध्यान दिया कि ये भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य दल। ये देखो ये क्या है, हमारा बाह्य दल है। इसमें क्या थी, हमारी जो कली थी पुष्प की वो छुपी हुई थी। उसके बाद जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होती गई, जैसा ये विकसित हो गया, उसके बाद हमारी जो बाह्य दल था वो इधर आ गया हमारा। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कितने बाह्य दल है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये पौधे के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं। जी ये आपस में जुड़े हुए हैं। बाह्य दल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की है। जी ये पौधों के ऊपर डिपेंड होती है कि पौधा किस तरीके का है। आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, पौधे के ऊपर ही डिपेंड होती है। क्या वे एक दूसरे से जुड़ी है अथवा स्वतंत्र है, तो ये एक दूसरे से हमारी जुड़ी हुई है। क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग है या संयुक्त है। क्या है, हमारी संयुक्त है, आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए हम संयुक्त कहेंगे। अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधित प्रेक्षण या निरीक्षण सारणी 7.3 में लिखिए। पुष्पों का प्रेक्षण, पौधों का नाम इसमें दिया हुआ है, क्या है, गुलाब। बाह्य दलों की संख्या एवं रंग, अनेक रंग के हो सकते हैं। पंखुड़ियों के रंग एवं उनकी संख्या बताई गई है, 5 रंग होते हैं। बाह्य दल जुड़े अथवा स्वतंत्र होते हैं, इसमें कुछ नहीं है। और इसमें पंखुड़ियाँ जुड़ी अथवा स्वतंत्र है, यानी कि पृथक है, अलग अलग है। पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ियाँ से जुड़े हुए हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं। स्त्री केसर उपस्थित, अनुपस्थित से उपस्थित होते हैं। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरे आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे, जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वह स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य
घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, जब उसकी लंबाई को काटेंगे तो उसके जो अंदर के अंग होंगे उसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र 7.22 को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्पों में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए। चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। ये हमारा पुष्प का भाग है। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्त्री केसर है और ये हमारा क्या है, ये हमारा पुंकेसर होता है। और उसके पास ये जो छोटे छोटे से ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पराग कोष होते हैं। और पुष्प के जो केंद्र में स्थित है इसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर को हटा दीजिए। चित्र 7.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। ये क्या है हमारा, ये हमारा पराग कोष है और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे तंतु होते हैं। तो पुंकेसर के भाग में क्या क्या आ जाएगा, पराग कोष और तंतु भी आ जाएंगे। अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये क्या है, हमारा स्त्री केसर के भाग हैं। अभी हम इसे डिस्कस करते हैं। क्रियाकलाप 11, इसे डिस्कस करते हैं क्रियाकलाप 11 को। आइए अब एक पुष्प का अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय क्या होता है, स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग को हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। इसके आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है, ये जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए। चित्र 7.25 ए एवं बी को ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर उसे दो प्रकार से काट सकते हैं। इसमें ये अंडा यानी कि स्त्री केसर के भाग कौन कौन से होते हैं, अंडाशय होता है, ये हमारी क्या होती है, वर्तिकाग्र होती है, और ये हमारी क्या होती है, ये जो है ये हमारी वर्तिका होती है। तो स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, अंडाशय होता है, नंबर 2 पे वर्तिकाग्र होती है और तीसरे नंबर पे हमारी क्या होती है, वर्तिका होती है। उसके बाद ये जैसे अंडाशय का हमने क्या करा, बीच में से इसे हमने काट दिया कि लंबाई में काटने पे हमें क्या मिला, इसमें बीजांड मिला। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट यानी कि सेक्शन पर जल की बूंद रखें जिससे कि सूखे ना। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती जिन्हें हम बीजांड कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्लीज याद रखिएगा। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है जिसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा बीजांड है। अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए आपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता भी ले सकते हैं। ध्यान रहेगी आवश्यकता से अधिक पुष्प को हमें नहीं तोड़ना। नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 7.3 में लिखा है उसके आधार पर विभिन्न प्रश्नों के उत्तर भी देना है आपको। क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपर्युक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखते हों? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्य दलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या आसमान होती है? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में भी अंतर हो सकता है।
कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं, यानी कुछ भाग हो भी सकते हैं और कुछ भाग हमारे नहीं भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, यानी कि जैसे जैसे हम हायर क्लास की बुक को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते रहेंगे। चलिए अब इसके सारांश को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये समरी हमारी। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। तने पे क्या क्या होती है? पत्तियां होती है, पुष्प होता है और फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। जलिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पत्तियां वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। ये जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मूसला जड़ होती है एवं रेशेदार जड़ होती है। जलिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार जड़ होती है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। चलिए अब एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। निम्न कथनों को ठीक करके हमें बताना है। तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तना करता है मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित। कौन करता है बताइए? अभी हमने पढ़ा है जड़ करता है। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। बताइए पौधे को सीधा कौन खड़ा रखता है? जी तना रखता है हमारा। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। बताइए। जी नहीं, जड़ें नहीं पहुंचाती। कौन पहुंचाता है? तना पहुंचाता है। पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है, जी समान नहीं होती। यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा, जी ये नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। इस चैप्टर को पूरा हमने डिस्कस किया है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।